तो गाइस, मेरा नाम इमरान है और 69th बीपीएससी में मैंने 32nd रैंक सिक्योर किया था। और एसए के पेपर में मेरे मार्क्स 170 थे। इंग्लिश मीडियम में मैंने अपना एसए लिखा था। तो आज मैं आपके सामने जीए सब सिविल सर्विसेज क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे 68th बीपीएससी में एक एसए पूछा गया था। बिहार स्पेसिफिक प्रोवर्ब्स वाले सेक्शन में मूस मोटइहन लोढ़ा हुइयन, ना हाथी ना घोड़ा हुइयन, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग देखिएगा तो यही हुआ कि मूस कितना भी मोटा हो जाए, लोढ़ा होता है ना घर में जो सिलवट पे यूज़ किया जाता है, एक ब्रिक जैसा होता है जिससे कि सिलवट पे चटनी वगैरह पीसने का काम किया जाता है। सॉरी। तो ये कहा जाता है कि मूस अगर कितना भी मोटा हो जाए ना, वो हाथी या घोड़ा नहीं बन सकता। यानी उसके ग्रोथ के लिमिटेशंस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मोटा होकर के वो लोढ़े की तरह हो सकता है, यानी फैट हो सकता है बहुत ज़्यादा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये एक तरह का सटायर है, यानी अपने आप में एक निगेटिव स्टेटमेंट है, जो कि हमारे लेग पुलर्स या क्रिटिसाइजर्स अक्सर यूज़ करते हैं। गांव देहात में आप देखिएगा ना, तो इस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है ताकि आपको ड्रैग किया जाए। आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपके आसपास के लोग ये स्टेटमेंट बोलेंगे, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेट हो जाए सॉर्ट ऑफ। और आपको ये याद दिलाने की कोशिश की जाए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके कैपेबिलिटीज़ के बाहर है। आपके कुछ लिमिटेशंस हैं, आप जितना भी चाह ले वो नहीं हो सकता है। तो उसी बेस पे ये प्रोवर्ब हमारे समाज में प्रचलित है। ठीक है। तो इस एस्से को अप्रोच करेंगे ना, तो दो तरह के लोग होंगे। एक जो होंगे जो इस स्टेटमेंट को शुरू में ही सपोर्ट करने लगेंगे, यानी मान लेंगे वो कि यस, वी हैव लिमिटेशंस एंड वी शुड वर्क विद इन दोज लिमिटेशंस ओनली। लेकिन कुछ लोग होंगे जो मानेंगे कि नो, वी डू नॉट हैव limitations and we are capable of doing anything provided we work hard enough, or provided we work as much hard as the situation warrants। ठीक है। तो ये दो तरह के लोग होंगे। और तीसरे वो लोग होंगे ना जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें कि हमें अपने लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करना होगा, और ये हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारा लिमिटेशन है और हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। और कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं लाइफ में, और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हमें कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन से बंध के नहीं रहना चाहिए, बल्कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और हार्ड वर्क करके प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के उस चैलेंज को ओवरकम करना चाहिए। तो हम ऐसे में इसी स्टैंड को लेने की कोशिश करेंगे, बैलेंस वाले को। लेकिन उससे पहले जब हम इस एस्से की शुरुआत कर रहे होंगे ना, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम इंट्रोडक्शन जैसे जब मैंने ये स्टेटमेंट का जिक्र करना आपसे शुरू किया, तो आपसे मैंने बताया ना कि ये दो तरह के स्टैंड ऑफ थॉट हो सकते हैं। ठीक है। तो इसी को कहीं ना कहीं हम इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम पहले तो एक्सप्लेन कर देंगे ये 2-3 लाइन में कि इसका मीनिंग क्या होता है। और मीनिंग को एक्सप्लेन करने के बाद से हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। ये क्वेश्चन कि शुड वी लीव एवरीथिंग ऑन फेट सिंस वी हैव लिमिटेड कैपेबिलिटीज, और शुड वी पुश आवरसेल्व्स टू क्रिएट न्यू पाथ्स। वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया। और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए आपने 12th एनसीईआरटी में एक पढ़ा होगा, फेटलिस्ट वर्सेस मटेरियलिस्ट का डिबेट। आप उस डिबेट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फेटलिस्ट कौन होते हैं? फेटलिस्ट वो लोग होते हैं जो फेट पे यकीन करते हैं, यानी किस्मत या नियति जो जिसको हम कहते हैं उस पे यकीन करते हैं। और मटेरियलिस्ट वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि फेटलिस्ट एक चीज़, और रिचुअल्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि अगर नियति में मान रहे हैं, फेट में मान रहे हैं, नियति में मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिचुअल्स में भी मानेंगे कि अगर हम अच्छे रिचुअल्स करेंगे तो हमारा फेट जो होगा वो सही रहेगा।
सॉरी। और मटेरियलिस्ट लोग क्या कहते हैं, ये जो है ये आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, रिचुअल्स की को भी उतना नहीं मानते हैं, और रियलिटी की कहते हैं कि रियलिटी जो है वो प्योरली फिजिकल है, और इनके अकॉर्डिंग रियलिटी जो है वो मेटाफिजिकल है, फेटलिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इस डिबेट को भी लिख सकते हैं कि देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ थॉट, देयर, अगले पैराग्राफ में पहले ये क्वेश्चन लिख देंगे सबसे पहले 1 नंबर में, फिर दूसरे पैराग्राफ में हम इस ऐसे शुरू करेंगे, देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस posed in the preceding paragraph। ठीक है, that is the fatalist and the materialist school of thought। ठीक है, उसके बाद से हम इसमें आर्ग्यू करेंगे कि, उसके बाद से हम ये लिखेंगे, द fatalist school argues that everything is dependent upon fate। यहाँ पे वैल्यू ऐड करने के लिए इसको इसमें स्कॉलर का भी नाम दे देंगे, जहाँ पे फेटलिस्ट स्कूल लिख रहे हैं ना वहीं पे लिख देंगे प्रोपोज्ड बाई मखाली गोसाला। ठीक है, मखाली गोसाला argues that everything is dependent upon fate and hence we cannot change what has already been written। ठीक है, जो हमारे किस्मत में लिख दिया गया हम उसको बदल नहीं सकते हैं, फिर हम इस चेंज करेंगे। अब मटेरियलिस्ट पे आएंगे, वाइल द मटेरियलिस्ट, स्पेलिंग देखते चलिएगा, मटेरियलिस्ट स्कूल बिलीव्स दैट रियलिटी, फेट ऐसे लिख सकते हैं, ये तो दूसरा चीज़ हो गया, है तो वही चीज़, लेकिन ये चीज़ आप लिखेंगे तो आर्ग्यूमेंट फ्लो में नहीं रहेगा, आप ये लिखिएगा फेटलिस्ट के बारे में, ये कि फेटलिस्ट ये कहता है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फेट, बट मटेरियलिस्ट ये कहता है दैट फेट कैन बी चेंज्ड प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इज पुट इन। ठीक है, ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपने ये लिख दिया, तो आपने एक दो स्कूल ऑफ थॉट्स की भी बात कर दी और ये क्वेश्चन को भी लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो थेसिस वाला स्टेटमेंट है, यानी मैं अगर पर्सनली अगर बात कीजिएगा तो मैं पहले इस स्टेटमेंट को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, और बैलेंस बनाते हुए, बैलेंस बनाने से पहले मैं अपना आंसर जो है, जो बी नंबर स्टेटमेंट है उसको उसके तरफ ज़्यादा अलाइंड रखूँगा, मतलब इसको फेवर करने की कोशिश करूँगा। इसके फेवर में मैं अगर 10 पॉइंट्स लिख रहा हूँ तो बैलेंस करने के लिए लिमिटेशंस वाले पॉइंट्स में 3 या 4 ही लिखूँगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ताकि दिखे एग्जामिनर को या इवेलुएटर को कि हम फेवर के तरफ ज़्यादा हैं, हम इस बात को ज़्यादा मानते हैं और इस बात में ज़्यादा यकीन रखते हैं कि हम अपने लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, तो इसके फेवर में हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देंगे, और फिर एंटी थेसिस जिसको हम कहते हैं या इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स है वो भी देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। हम थर्ड पैराग्राफ को शुरू करते हुए हम लिखेंगे, while it is true that we do have limitations but it is not a universal truth। ठीक है, ये सही है कि हमारे पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है जो हम ये बार बार कहें कि लिमिटेशंस है ही हमारे पास। हम अपने लिमिटेशंस को ब्रेक भी कर सकते हैं, ओवरकम भी कर सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे, यस, while it is true that we do have limitations but it is not a universal truth since limitations can be overcome। उसके बाद से हम एग्जांपल्स देना शुरू करेंगे।
पहला एग्जांपल आप जापान का एग्जांपल दे सकते हैं। जापान पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू वाज completely destructed, ठीक है, because two atomic bombs were thrown on it, but it bounced back, ठीक है, it bounced back. Why? Because it had the willpower to defy the limitations artificially posed by the allied powers. allied powers वो थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में इसके ऊपर बॉम्ब वगैरह फेंका था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को ही सॉर्ट ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, ये लिख देंगे। उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल देना हो तो आप इसराइल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसराइल 1948 तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब 1948 में एग्जिस्टेंस में आया, और एक छोटे से देश होने के बावजूद इसने एग्रीकल्चर में बहुत सारा इनोवेशन किया, जिसका अभी पूरा दुनिया जो है वो मिसाल देता है। इसके साथ साथ डिफेंस प्रोडक्शन में भी कितना आगे जा चुका है अभी के टाइम में। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सी होता है या एस होता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। डिफेंस प्रोडक्शन में कितना आगे जा रहा है, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि लिमिटेशंस होते हुए भी, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस होते हुए भी, इसने अपने विल पावर के बदौलत एग्रीकल्चर में अलग अलग तरीके के इनोवेशंस लाए, डिफेंस प्रोडक्शन में अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया। क्यों डिफेंस प्रोडक्शन में अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया? बिकॉज इट वाज अ नेसेसिटी, इट वाज एन एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी। क्यों? अगर नहीं बढ़ाता डिफेंस के अपने कैपेबिलिटीज़ को, तो अरब कंट्रीज इसके एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देते, ठीक है। अगर नेशनल लेवल पे आपको एग्जांपल देना इंडिया में, तो आप कोविड का एग्जांपल दे सकते हैं कि कोविड के टाइम पे, जब कोविड आ रहा था इंडिया में, तो उस टाइम बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि हमारा हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, हम कैसे इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे, हमारे पास हॉस्पिटल में इनफ बेड्स नहीं है, हमारे पास हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उतना डेवलप्ड नहीं है कि वैक्सीन बना सकेगा। लेकिन जब हमारे पास आपदा आया, तो हमने वैक्सीन मैत्री न सिर्फ वैक्सीन बनाया, बल्कि वैक्सीन मैत्री के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में उसको भेजा भी, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने बढ़ाया, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे शहरों तक में हमने ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्लांट्स लगा दिए। पीपीई किट्स बनाने में अपना हम पीपीई किट्स बनाने का अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमने बढ़ाया। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि हम हमारे ऊपर लिमिटेशंस थे, लेकिन हमने उन लिमिटेशंस को क्रिएटिवली यूज़ करके ओवरकम किया। आप चौथा एग्जांपल कैसे क्रिएटिवली यूज़ किया? यूज्ड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू ओवरकम लिमिटेशन लिमिटेशंस ऑफ बेड्स। इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे हमने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया, यानी टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल्स बनाया हमने कहाँ पे? इन ट्रेन्स, स्कूल्स, एक्सेट्रा। उसी तरीके से अगर हम सोसाइटल लेवल पे बात करें, तो सोसाइटल लेवल पे शूद्रास को कितना ज़्यादा एट्रॉसिटी का सामना करना पड़ा था इंडिया में। लेकिन क्या हुआ? जब ज्योतिबा फूले आए, बी आर अम्बेडकर आए, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हुआ साउथ इंडिया में, तो उन मूवमेंट्स के बदौलत इनमें एक एक तरह का सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप हुआ, एक तरह का इन लोगों में ईगरनेस डेवलप हुआ कि हम भी एजुकेशन लेकर के अपने कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो लिख दिया गया है कि हमारे ऊपर लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में अगर कह दिया गया है कि वी आर born from the feet of Brahma,
तो भी हम इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं, अपने सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर एजुकेशन वगैरह लेके। इन इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप रिलीजियस रिफॉर्म्स का दे सकते हैं। सती को कैसे एबॉलिश किया गया, वहाबी मूवमेंट कैसे मुस्लिम्स में किया गया, जिसके वजह से लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट तो वैसे रिफॉर्मिस्ट था, रिवाइवलिस्ट था, बल्कि ये स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाह रहा था। इसके अलावा जो भी सर सैयद अहमद ख़ान के जो व्यूज़ थे, वो ये चाहते थे मुस्लिम्स शुड होल्ड कुरान इन वन हैंड एंड साइंटिफिक बुक इन द अदर। मतलब वो चाहते थे कि मुस्लिम सिर्फ इस्लामिक किताबें ही ना पढ़ें, बल्कि साइंस का भी एजुकेशन लें, ताकि उनमें साइंटिफिक टेम्पर वगैरह डेवलप हो। तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं। वहाबी मूवमेंट का आप हटा दीजिए, वहाबी मूवमेंट नहीं, एक सुटेबल एग्जांपल नहीं रहेगा, ठीक है। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पर अगर एग्जांपल देना हो कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अपने लिमिटेशंस को पीछे छोड़ते हुए, लिमिटेशंस को चैलेंज करते हुए अपने मेहनत के बदौलत कुछ अच्छा किया, तो आप एडिसन का एग्जांपल दे सकते हैं, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। उसी तरीके से आप स्टीफन हॉकिंग का एग्जांपल दे सकते हैं, जिनको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होने के बावजूद ब्लैक होल, बिग बैंग, थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उसी तरीके से एक जॉन नैश करके मैथमेटिशियन है, इनका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। 1994 में एक नोबेल मिला था इनको इकोनॉमिक्स में। ये भी एक शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से सफ़र कर रहे थे। ये वो बीमारी होती है ना जिसमें आपको हेलुसिनेशंस होता है, डिल्यूजन्स होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कुछ लोग प्रेजेंट हैं जो कि आपसे बातें कर रहे हैं, भले ही वो लोग रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि वो लोग हैं आपके आसपास। एक इस पे मूवी भी है नेटफ्लिक्स पे, द ब्यूटीफुल माइंड। आप इन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं कि ये ऐसे 3 इंडिविजुअल्स ऐसे थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में से, जिन्होंने अपने लिमिटेशंस को ओवरकम किया मेहनत करके। वैसे ही कल्चरल लेवल पे अगर आपको दिखाना हो तो कैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म करता है इंडिया में बिश्नोई कम्युनिटी, जंगल बचाओ आंदोलन में कैसे हमारे ट्राइबल लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। न्यूजीलैंड, अगर इंटरनेशनल एग्जाम्पल देना हो तो न्यूजीलैंड के माओरी ट्राइब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपने ये एक वहाँ की एमपी है माई क्लार्क, इनका आपने डांस देखा होगा पार्लियामेंट में, अगर इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते हैं तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि कैसे ये जो भी स्टेटस को है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाती हैं। भले ही लोग कितना भी टांग खींचें, लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं ये लोग। क्योंकि ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर लीगल एस्पेक्ट में अगर बात करनी हो तो आप एग्जांपल दे सकते हैं उस टाइम का, जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडिया में आया था। वो एक ऐसा टाइम था जब कॉलोनियल रूल के दौरान नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर रखना भी एक अपराध माना जाता था। लेकिन आज का एक ऐसा टाइम है जब प्रेस फ्रीडम, सिटीजन जर्नलिज्म काफ़ी हद तक इंडिया में मौजूद है, ठीक है। ऑल्दो कुछ लेफ्टिस्ट लोग ये कहेंगे कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम उतना नहीं है, लेकिन बाई एंड लार्ज प्रेस फ्रीडम है इंडिया में, ठीक है। तो ये भी इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि लीगल चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया, जिससे कि लोग जो हैं, इंक्लूडिंग प्रेस, अपनी बातों को और अपनी बातों को मुखरता से रख सकें। प्रेस रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हमने, ठीक है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर देना हो कि आपको, तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा टाइम था जब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया को लिमिटेशंस का सामना पड़ा था टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो मुझे हिस्ट्री में एग्जांपल एक याद आता है इसका, कारगिल वार का, जब इंडिया ने नासा से कहा था कि सैटेलाइट डेटा दे दो हमें, ताकि हम पाकिस्तानी ट्रूप्स के मूवमेंट को मॉनिटर कर सकें, लेकिन नासा ने नहीं दिया वो डेटा।
तो इसके रिस्पॉन्स में हमने क्या बना लिया, अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसको नाविक कहा जाता है। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये, ठीक है, ये हमने लॉन्च कर दिया। वैसे ही अगर आप इसरो के जर्नी को देखिएगा तो एक टाइम था जब बाईसाइकिल पे सैटेलाइट या रॉकेट लेकर के जाया जाता था। वो इमेज आपने देखा होगा गूगल वगैरह पे। और आज का टाइम ऐसा है जब हम अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया का सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया हमने, जिसका नाम CMS-03 या GSAT-7R है। ये लगभग 4500 kg का है, ठीक है। तो देखिए कि हमने अपने लिमिटेशंस को कैसे 60 70 80 साल के बीच में ही ओवरकम कर लिया है एज अ कंट्री। टेक्नोलॉजी के मामले में आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे हम आधार, UPI और जैम ट्रिनिटी के थ्रू पूरी पूरे इंडिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल्स जो है ना मोर देन एनफ होंगे इस स्टेटमेंट को आपको सब्सटेंशिएट करने के लिए कि हमारे की लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम, ठीक है। अभी तक हम ये देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था क्या, 1 नंबर में ये, इसके साथ हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन का। पहले एक्सप्लेन किया था कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है। फिर हमने ये क्वेश्चन पूछा था पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में हमने ये फेटलिस्ट और मटेरियलिस्ट का डिबेट दिखाया था। फिर तीसरे पैराग्राफ में हमने लिमिटेशंस की बात की थी कि इंसानों पे कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सकता है। और फिर हमने अलग अलग सेक्टर से इसको पेस्टल अप्रोच कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, इस अप्रोच से अलग अलग डायमेंशंस को खोल के देखा तो उन डायमेंशंस में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लिमिटेशंस को ओवरकम किया गया है। अब हम एंटीथेसिस स्टेटमेंट बिल्ड करेंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि कभी 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 हमें अपने लिमिटेशंस को पहचान पहचानना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर पहचानना ही नहीं चाहिए बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये क्यों, ये ज़रूरी है एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपको भी ये पता है कि अगर हम अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम रिजिड हो जाएंगे, और कोई भी रिजिड पर्सनालिटी जो होती है ना, उसके ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तीसरे पैराग्राफ को ही हमने कुछ नहीं तो ये एक, कहाँ से शुरू किया था मैंने, यहाँ से 1 2, 1 मिनट, 3 4 5 6, इन 6 डायमेंशंस में खोलने में ना आपको कम से कम 8 10 पैराग्राफ तो लग ही गया होगा, ठीक है। तो इसमें 8 10 पैराग्राफ, ऊपर में 3 पैराग्राफ हुआ था, यानी लगभग 13 पैराग्राफ तक हमने लिख लिया है। मतलब 7 8 पेज तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया होगा तब तक, अगर इतने पॉइंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो। अब एंटीथेसिस में हम 3 4 एग्जांपल्स देंगे और ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। एंटीथेसिस में हम ये कहेंगे ना कि वी नीड टू रिकॉग्नाइजिंग आवर लिमिटेशंस इज़ द फाउंडेशनल स्टेप और द फर्स्ट स्टेप फॉर ओवरकमिंग द सेम, ठीक है। जब हम अपने लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, अगर कोई मोटा आदमी है तो वो अगर ये रिकॉग्नाइज ही ना करे, इस बात को माने ही नहीं कि वो मोटा है, तो वो एक्सरसाइज क्यों करेगा और क्यों अपने फिटनेस पे ध्यान देगा। अगर मैं ये मानूंगा ही नहीं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और अगर मैं ये मानूंगा ही नहीं कि मेरे प्रिपरेशन में कमी है, तो मैं कैसे अपने प्रिपरेशन को अच्छा करूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। फिर हम एग्जांपल देंगे कि अंबेडकर न्यू द कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट वुड हैव बीन बेटर ओनली इफ दे गेट पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अंबेडकर ने ये कहा कि सोशल रिवॉल्यूशन मस्ट प्रीसीड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसीलिए तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे अंबेडकर जी। क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक एजुकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक अ, समाज के निचले तबकों के लोगों की ये कंडीशन में सुधार नहीं आएगा। वैसे ही अगर रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा तो ट्रम्प ने हाल में ही इंडिया के अगेंस्ट टैरिफ अनाउंस किया था। उसके रिटेलिएशन में हम भी कुछ कर सकते थे,
हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ वगैरह लगा सकते थे, लेकिन हमने वेट किया, हमने रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस हैं। हम अगर अभी चाइना को एंटागोनाइज कर यूएस को एंटागोनाइज कर देंगे, यूएस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देने लगेंगे, तो फिर तो चाइना ही एक बचेगा। चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास और कौन ही रहेगा? वो अलग बात है कि यूएस पे हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उससे दुश्मनी भी तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमने अपने लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज किया और हमने वेट किया। ठीक है। तीसरा, अगर पर्सनल लेवल पे देखिएगा तो जब आप अपने लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये इट हेल्प्स अस टू कन्फ्रंट आवर कंफर्ट जोन। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं जब रिकॉग्नाइज करते हैं तभी, और ग्लास सीलिंग जो होता है उसको ब्रेक कर पाते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल देखना हो तो चाइना का जो डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको हमने पहले रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये चीज़ सही है, वो डोमिनेंट है और हमारे अंदर कमी है, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन जो है लगभग 20% के आसपास ही है जीएसवीए में, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है। तो इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस चीज़ को जब हमने रिकॉग्नाइज किया कि चाइना डोमिनेंट प्लेयर है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी है, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है, जब हमें ये पता चला, इस चीज़ को हमने रिकॉग्नाइज किया, तब हमने इसको सही करने के लिए स्कीम्स बनाने शुरू किए। कौन कौन से स्कीम्स बनाए? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मेक इन इंडिया। अभी हमने हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 5.0 लॉन्च किया है, जिसमें इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात की जा रही है। रोबोटिक्स वगैरह के फील्ड में कैसे हम अपने मैन वर्क फोर्स को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो ये आप एंटीथेसिस में एग्जांपल दे देंगे 3-4। ठीक है। अब हम इसके बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में एक कोट तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वैसे एक चीज़ मुझे याद आया है कि मेरे कॉलेज में एक कोई था, एक कलीग ही थे सीनियर, उन्होंने ये कहा था ना कि जब भी आपका कोई क्रिटिसिज्म करे तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, और जब कोई आपका तारीफ कर रहा है ना तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई आपका तारीफ कर रहा है तो उसी से आप खुश हो गए, फ्लैटर हो गए बहुत ज़्यादा, तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तब आप को अपने आप के अंदर झांकेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप अपने आपके अंदर अगर कोई गलती है, आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं, तो आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इस चीज़ को मैंने कंक्लूजन में लिखा है यहाँ पे कि अ वाइज मैन इन माई कॉलेज वंस सेड, डोंट टेक सीरियसली व्हेन somebody praises you, but when somebody is criticizing you, take that seriously. Introspect and see if the criticism is constructive or it is just for the namesake। ठीक है। तो उसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने लिखा है, इफ़ इट इज़ कंस्ट्रक्टिव, डू योर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? आप अपने स्ट्रेंथ्स को देखिए, आपके वीकनेसेस क्या क्या है उसको देखिए, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, ठीक है, थ्रेट्स को देखिए। इन सब को देखने के बाद से आप जो भी राइट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है वो लीजिए। ठीक है। इफ़ इट इज़ कंस्ट्रक्टिव, डू योर स्वॉट एनालिसिस, गेट बैक टू द डेस्क एंड फॉलो व्हाट मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड। क्या कहा था मार्टिन लूथर जूनियर ने? इफ़ यू कैनॉट फ्लाई, रन। इफ़ यू कैनॉट रन, वॉक। इफ़ यू कैनॉट वॉक, क्रॉल, बट डोंट स्टॉप। मतलब रुकना नहीं है कभी भी। अगर आपके अंदर लिमिटेशंस है तब भी नहीं रुकना है, और अगर लिमिटेशन नहीं है तब तो रुकना ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही और जो फॉर्मेट है या यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मैंने आपको बस एक तरह का गाइडेंस दे दिया है, एक तरह का फ्रेमवर्क दे दिया है। आप इसको फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे में ना जितना आप क्रिएटिव फ्रीडम रखेंगे, अपना न्यूनेस जितना ज़्यादा लाएंगे, यूनिक एलिमेंट्स जितना ज़्यादा लाएंगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। जितना आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट दिखेगा, उतना आपका ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसीलिए मैंने
इंडिविजुअल में अगर एग्जाम्पल लिखना होता तो अंबेडकर साहब का एग्जाम्पल बहुत से लोग लिख देते हैं। अंबेडकर का एग्जाम्पल लिख देंगे, गांधी का एग्जाम्पल लिख देंगे, बुद्धा का एग्जाम्पल लिख देंगे। लेकिन थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, थोड़ा और सोचिए वहाँ पे कि क्या कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है, तब आपको स्टीफन हॉकिंग, जॉन नैश जैसे लोग याद आएंगे। तो ये लिखिए ताकि आपका आंसर थोड़ा दूसरों से अलग दिखे, ताकि इवेल्युएटर भी जो अलग अलग आंसर्स पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो गया हो तो आपके आंसर को देखे तो वो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए और अच्छे से आपको मार्क्स दें। ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क हो गया जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, बट इससे आप डेविएट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बस एक सॉर्ट ऑफ रास्ता दिखाया है कि किस टाइप से आप लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।